तो हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त यूके पीएससी स्टडी पॉइंट से गौरव और आ चुका हूँ आपके लिए, जो कि आज हिंदी की जो कि आपकी कवि परिचय की क्लास लेकर। तो दोस्तों, इस क्लास की बात की जाए तो इस क्लास की बात यह है कि यह आपके यूके पीएससी उत्तराखंड एसआई में जो कि 100 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी, तो उसमें भी कारगर सिद्ध होगी। और आपके जो यूके ट्रिपल एससी की ओर से आपका आबकारी परिवर्तन सिपाही, जो कि पुलिस कांस्टेबल और आपके कनिष्ठ सहायक और आने वाले एलटी सहायक में ये वीडियो आपके लिए कवि परिचय की काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, ज़्यादा न बोल कर चलते हैं अपने पहले कवि की ओर। तो दोस्तों, हमारा पहला कवि है, जो कि हमारा पहला कवि है, आप तो देख सकते हैं आप हमारा पहला कवि जो कि मंगलेश डबराल जी। तो मंगलेश डबराल के बारे में जानिए। तो देखिए दोस्तों, मंगलेश डबराल की बात की जाए तो इनका जन्म 16 मई 1948 को हुई है। तो दोस्तों, आप एक कॉपी लीजिए या रफ कॉपी लीजिए या आपकी हिंदी की कॉपी है, उसमें आप यहाँ से नोट्स बना सकते हो और आपके लिए काफ़ी कारगर ये नोट्स जो कि परीक्षाओं में जो कि कारगर साबित होंगे। तो देखिए, मंगलेश जन्म डबराल के बारे में। तो इनका जन्म 16 मई 1948 को हुआ था। तो कहाँ हुआ? तो काफलवानी, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड के। तो ये कहाँ से संबंधित है? आपके उत्तराखंड से। और निधन की बात की जाए तो इनका जो कि 9 दिसंबर 2020 को हुआ। अब देखिए, मेन मुद्दा ये है कि इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, क्योंकि रचनाएं पूछा है कि या किसकी रचनाएं। तो काव्य संग्रह की बात की जाए तो ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से मंगलेश डबराल का काव्य संग्रह क्या है। तो देखिए, काव्य संग्रह या प्रमुख रचनाएं देखिए इनकी। तो घर का रास्ता, पहाड़ पर लालटेन, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है और नए युग के शत्रु। तो और अब देखिए, ये इनकी थी प्रमुख काव्य संग्रह समझे या आप रचनाएं समझे। अब बात करते हैं इनके संगतकार का भी इनकी मुख्य रचना थी। तो नोट कीजिए और हेडिंग डालते चलिए मेरे साथ। और यात्रा वृत्तांत की बात की जाए मंगलेश डबराल की, तो एक बार आयो हुआ। और अब पटकथा लेखन की बात की जाए इनकी मंगलेश डबराल की, तो बात करते हैं नागार्जुन, निर्मला वर्मा, माँ श्वेता देवी, गुरुदयाल। तो ये देखिए, आपने अगर नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट भी वैसे वैसे मार सकते हो और आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं इनको पुरस्कार क्या क्या दिया गया। तो 2000 में इनको हम जो देखते काव्य संग्रह के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि मंगलेश डबराल को किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो हम जो देखते काव्य संग्रह इनका। बात करते हैं इनको 1989 में इनको क्या मिला। तो 1989 में इनको श्रीकांत वर्मा पुरस्कार, जो कि और 1982 की बात की जाए तो ओम प्रकाश शांति पुरस्कार इनको दिया गया। तो दोस्तों, आई होप आपने सारे क्लियर जो कि कर दिए होंगे मंगलेश डबराल के। अब तो देखिए, एक बार रिविजन मार दी थी। तो मंगलेश डबराल का जन्म इनका जो कि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल में, निधन 2 दिसंबर, प्रमुख रचनाएं घर का रास्ता, पहाड़ पर लाटे, जो देखते हैं, आवाज है भी, संगतकार इनकी मुख्य रचना है। गद्य संग्रह की बात की जाए तो लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, यात्रा वृत्तांत की बात की जाए तो एक बार अवयव, पटकथा की बात की जाए तो आपका नागार्जुन, निर्मल वर्मा, माँ श्वेता देवी और गुरुदयाल। आप देखिए, और पटकथा 2000 में इनको हम जो देखते के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1989 में इनको श्रीकांत पुरस्कार मिला और 1982 में इनको ओम प्रकाश शांति पुरस्कार मिला। तो देखिए, मंगलेश डबराल आपका क्लियर होगा इसी वीडियो में। तो चलिए जी, अब दूसरे कवि की बात की जाए तो कबीरदास। हेडिंग डाल सकते हो आप, कबीरदास। तो कबीरदास की बात की जाए दोस्तों, तो एसआई में भी काफी काम आई गई है। तो 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। बाकी उनके गुरु का नाम बात की जाए तो इनके गुरु का नाम रामानंद था, रामानंद थे। तो देखिए, अब किसके प्रवर्तक थे? कबीर पूछता है तो किसके प्रवर्तक रहे कबीर? तो निर्गुण संप्रदाय के ये प्रवर्तक रहे। भाषा, कबीर की रचनाओं में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो अवधी, सुतकड़ी व पंचमेल खिचड़ी जो कि इनकी रचनाओं में इनकी भाषा की अवधि, सुतकड़ी और पंचमेल खिचड़ी। बाकी बीजा ग्रंथ कौन कौन है इनके? सखी, संबंध और रमणी। संबंध की रचना इन्होंने किसमें की? तो गाय पद में इन्होंने संबंध की, जो कि आपकी इनका बीज ग्रंथ था। इनकी रचना इन्होंने गाय पद में की। बाकी बात की जाए कबीरदास की, तो वाणी का डायरेक्टर इनको किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाणी का डायरेक्टर कहा। तो याद रखिए, तो कबीर भी आपका क्लियर हो गया। तो देखिए, एक बार कबीर को रिवीजन कर देते हैं। बाकी बात करते हैं अब कबीरदास की। तो देखिए,
कबीर का जन्म आपका 1398 में, गुरु इनका रामानंद था। बाकी निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। भाषा कबीर की भाषाओं में अवधी खिचड़ी और पंचमेल खिचड़ी थी। बाकी बीजा ग्रंथ की बात की जाए, सकी, संबंध और रमणी। बाकी वाणी का डायरेक्टर इनको किसने कहा, तो इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको वाणी का डायरेक्टर कहा। तो दोस्तों ये हमारे कबीर दास जी की इनके सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। आपको एक बार देता हूँ स्क्रीनशॉट मारने का मौका, अगर आप मैं जल्दी वीडियो बना रहा हूँ तो वैसे वैसे आप इसको नोट्स बनाते रहिए। अब चलते दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास की ओर। तो देखिए दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास की बात की जाए तो इनका जन्म 1532 में हुआ। उपनाम की बात की जाए तो इनका राम बोला था। अन्य उपनाम इनके हिंदी का जातीय कवि शिरोमणि जो कि मानस हंस, और आपका लोकनायक इनके जो कि अन्य उपनाम थे। उपनाम राम बोला भी है, कवि का जातीय कवि भी है, शिरोमणि मानस हंस भी है, लोकनायक है। अकबर किसके जो कि तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो हमारे तुलसीदास जो कि अकबर के समकालीन थे। तो देखिए ये फैक्ट भी आपका क्लियर हो गया। गुरु की बात की जाए कबीर दास की, तो नर हरिदास इनके गुरु थे। और बाकी बात करते हैं इनकी रचनाओं में किसका प्रयोग होता था, तो रचनाओं में देखिए ब्रज भाषा और अवधी का प्रयोग इनकी रचनाओं में ज्यादा होता था। क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आप धैर्य बनाए रखें। तो रामचरितमानस की रचना इन्होंने किस भाषा में की, तो अवधी भारत भाषा में की। रामचरितमानस में मुख्य छंद क्या था, तो चौपाई था। ये भी क्लियर कीजिए। बाकी कबीरदास देखिए विनय पत्रिका का कवितावली रचना ब्रज भाषा में की। विनय पत्रिका की रचना के गे पेदों में भी की। तो ये नोट्स भी याद कीजिए, वैसे वैसे आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। और बात करते हैं आप कबीरदास की रचनाएं। तो देखिए मेन मुद्दा यही है कि कबीरदास की रचनाएं। अब देखिए कबीरदास की रचनाएं रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, पर्वतमाला, बेरव रामायण, बैराग्य संदापनी, सत्यसाई, कृष्ण गीतावली, झूलना, रामलला, नाछुआ, रामज्ञ, प्रश्नावली और ज्योतिष ग्रंथ जो कि इनकी प्रमुख रचनाएं थी। आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो। बाकी इनके कथन देखिए, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाए। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भाई ये कथन किसने दिया, तो आप इसमें डाउट मत कीजिए, ये कथन किसका था, तो रघुकुल रीति सदा चले आई, तो तुलसीदास के। और बाकी दूसरा कथन था इनका, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पेंजनिया। और बाकी इनका मंगल भवन अमंगल हारी, मेरी न जात पात पूछो तुम। तो देखिए 4 फैक्ट इनके ये बन सकते हैं कि या किस जो कि कबीर किससे संबंधित है। तो देखिए आपका, तो मैंने आपको क्लियर करा दिया कबीरदास के बारे में। तो देखिए एक बार फिर से, तो गोस्वामी कबीरदास का जन्म 1532 में। राम बोला इनका उपनाम था। हिंदी का जातीय कवि, शिरोमणि मानस संघ, लोकनायक और अकबर के समकालीन थे। बाकी गुरु इनके नरहरदास थे। बाकी रचनाओं में इनका ब्रज भाषा और अवधी का प्रयोग होता था। और बाकी रामचंद्र मानस की भाषा इन्होंने अवधी भाषा में की। रामचरित मानस में मुख्य छंद क्या था, तो चौपाई था। विनय पत्रिका कवितावली ब्रज भाषा में, विनय पत्रिका की गे पदों में। बाकी इनकी रचनाएं देखिए, रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली, कृष्णावली, गीतावली, पर्वत मंगल, बेरव रामायण, बैराग्य संदापनी, सत्यसाई, कृष्ण गीतावली, झूलना, रामलला, रामज्ञ, प्रश्नावली, ज्योतिष ग्रंथ है। तुलसीदास के कथन देखिए, रघुकुल रीति सदा चले आए, प्राण जाए पर बचन जाए, ठुमक चलत बचनिया, मंगल भवन मंगलहारी, मेरी न जात पात पूछो। तो देखिए आपका इस वीडियो में मैंने कबीरदास को क्लियर कर दिया। अगर स्पीड हो रही है तो आप स्क्रीनशॉट भी लीजिए। अब बात करते हैं जो कि सूरदास के बारे में। आप देखिए सूरदास के बारे में, तो देखिए दोस्तों सूरदास के बारे में जानते हैं। तो सूरदास के बारे में जानिए। तो देखिए जन्म की बात की जाए तो 1478 में, मृत्यु इनकी 1583 में। भाषा की बात की जाए सूरदास की, तो ब्रज भाषा थी इनकी रचनाओं में। बाकी अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, तो जहाज जो कि सूरदास को अष्टछाप कवि का जहाज, सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। बाकी गुरु की बात की जाए जो कि सूरदास के, तो गुरु इनके वल्लभाचार्य थे। किस समुदाय के ये कवि थे, तो पुष्टि वर्ग और अष्टछाप कवि जो कि हमारे सूरदास थे। वात्सल्य रस का सम्राट किसे माना जाता है, तो इन्हें ही सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। बाकी सूरसागर प्रसिद्ध रचना, सूरसागर जो उनकी प्रसिद्ध रचना है, तो कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि जो सूरदास की सूरसागर रचना है इसमें इन्होंने किसका वर्णन किया है, तो हम वहाँ आत्मा परमात्मा के पास मानना चली जाए तो कृष्ण के बाल जीवन का प्रयोग इन्होंने अपनी रचना जो कि इसमें की है।
क्या बोलते हैं इसके लिए, जो कि सूरसागर में। अब बात करते दोस्तों अगले जो कि अगली फेट की ओर। तो देखिए जी, सूरसागर रचना इनकी कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन है। सागर खजन नयन किसे कहा जाता है, तो सूरदास को ही सागर खजन नयन कहा जाता है। बाकी भ्रमर गीत है इनका। भ्रमर गीत गोपी संवाद में कृष्ण को काला भांवरा, जो कि गोपी संवाद में काला भांवरा जो कि इन्होंने कहा है भ्रमर गीत में। बाकी जन्म की बात की जाए सूरदास की, तो ब्राह्मण परिवार मथुरा गांव हॉटवोट में हुई थी। सूरदास की, अब ये फैक्ट दीजिए, अब इस पे दीजिए ध्यान। सूरदास की प्रमुख रचनाएं तो देखिए, साहित्य लहरी, शूर सरावली, नल दमयंती, व्योहुला, नागलीला, गोवर्धन लीला, सुरपचसी और भरमर गीत। भरमर गीत दो देखिए, इसमें थोड़ा कंफ्यूज है, भरमर गीत ऐसे लिखते हैं दोस्तों, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। तो भरमर गीत जो कि इनके। अब बात करते हैं सूरदास के कथन। चरण कमल बांधो हराई, पायो मैया मोई माखन खाई, जिस दिन बरसत नैन हमारे। तो देखिए ये इनके कथन है। अब देखिए एक बार इसको रिविजन मार देते हैं, जो कि हमारे सूरदास का जन्म जो कि हमारा 1478 में हुआ। ब्रज भाषा थी इनकी, अष्टछाप का जहाज नहीं कहा जाता था। गुरु इनका वल्लभाचार्य था। पुष्टि वर्ग संप्रदाय के अष्टछाप कवि थे और वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते थे। सूरसागर में इन्होंने कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन किया गया। सागर खजन नयन सूरदास को कहा जाता था। बाकी इनका जन्म परिवार में कृष्ण भ्रमर गीत में कृष्ण को काला भावरा कह दिए। बाकी इनकी रचनाएं देखिए, साहित्य लहरी, सुर सरावली, नल दमयंती, व्योला, नाग लीला, गोवर्धन लीला, सुरपचर, भ्रमर गीत। सूरदास के कथन की बात की जाए तो चरण कमल बांधो हर्राई, मैया मोई माखन खाई, जिस दिन बरसत नैन हमारे। तो देखिए मैंने इस वीडियो में आपका जो कि सूरदास भी कंप्लीट कर दिया है। आई होप आप यहाँ से वीडियो नहीं किसी करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे और इसका साथ ही साथ आप इसके नोट्स बनाते चलेंगे। अब चलते हैं दोस्तों अपने जो कि मीराबाई की ओर। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो कि पांचवी लेखिका या मानी जाती है, जो कि हिंदी की पहली लेखिका भी है, कृष्ण भक्त मीराबाई। मीराबाई के जन्म की बात की जाए तो 1503 में हुआ। ये देखिए नोट कीजिए। चित्तौड़ में मीराबाई का मंदिर है। अगर आता है कि किस लेखिका का चित्तौड़ में मंदिर है, तो मीराबाई का चित्तौड़ में मंदिर है। अब गुरु की बात की जाए, मीराबाई की गुरु इनके संत रैदास की शिष्य रही है। बाकी गुरु इनके संत रैदास रहे। बाकी हिंदी की पहली कवित्री किसे माना जाता है, तो मीराबाई को हिंदी की पहली कवित्री माना जाता है। तो ये देखिए, ये भी फैक्ट हमारा क्लियर हो जाता है। बाकी पति की बात की जाए तो इनके पति का नाम भोजराज था। पुत्र की बात की जाए तो महाराणा सांगा जो कि उनके पुत्र थे। अभी कभी कभी पूछा जाता है हिंदी में। अब बात करते हैं मीराबाई की प्रमुख रचनाएं। तो देखिए मीराबाई की प्रमुख रचनाएं तो देखिए दोस्तों, राम गोविंद, गीता गोविंद, यहाँ पे कोमा लगाइए, गीता गोविंद का टीका, नरसिंह का मायरा और राग सरोटा जो कि इनकी प्रमुख रचनाएं। तो देखिए मीराबाई को क्लियर कर दिया हमने इसमें। जो मीराबाई का चित्तौड़ में एक मंदिर है, 1503 में इसका जन्म हुआ। गुरु की बात की जाए इनकी तो संत रैदास मीराबाई के गुरु थे। हिंदी की पहली कवित्री जो कि मीराबाई को माना जाता था। पति का नाम भोजराज, पुत्र का नाम महाराणा सांगा और मीराबाई की प्रमुख रचनाएं राम गोविंद, गीता गोविंद का टीका, नरसिंह का सीजा और मायरा और राग सरोटा जो कि इनकी प्रमुख रचनाएं। तो अब चलते दोस्तों अपने जो कि रसखान की ओर। तो दोस्तों अगर कोई रचनाएं छूट जाती है तो आप इधर उधर से भी इसका जो कि यहाँ इस नोट्स पे जो हमारे यूकेपीएससी स्टडी पॉइंट से आपने नोट्स बनाए, तो वहां से भी इन नोट्सों के लिए जगह छोड़िए। अगर आपके कोई कुछ रचनाएं छूट जाती है तो आप यहाँ पे जगह छोड़िए हर लेखक की, और यहाँ पे आप इनके नोट्स फिर जो उनकी रचनाएं छूट जाती है वहाँ लिख सकते हो। इससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी तो मैंने आपको इनके सारी जीवनी और डाउट क्लियर करा दिए। अब चलते दोस्तों अपने रसखान की ओर। तो देखिए दोस्तों, रसखान के बारे में बात की जाए तो रसखान के बारे में देखिए, छठवां जो कि हमारे कवि हैं रसखान, जो कि जन्म की बात की जाए तो 1548 में। मूल नाम इनका क्या है, तो रसखान का मूल नाम क्या था, तो सैयद इब्राहिम रसखान जो कि मुस्लिम थे ये। तो कृष्ण भक्त मुस्लिम जो कि कवि थे, कृष्ण भक्त प्रथम मुस्लिम कवि थे जो कृष्ण भक्त थे। मूल नाम रसखान का सैयद इब्राहिम रसखान। पूछा जाता है कि इनमें से किसका जो कि मूल नाम सैयद इब्राहिम रसखान है, तो आत्म परमात्मा के पास में चली जाए और यहाँ से क्लियर कर देना। बाकी इनकी रचनाएं भी देखे रसखान जी की, तो प्रेम वाटिका 1614, दान लीला, अष्टयम जो कि इनकी प्रमुख रचनाएं। अब पूछा जाएगा कि दान लीला किसकी रचना है, तो वहां आप कंफ्यूज मत हो जाना और कर जाना, क्योंकि रसखान जी।
बाकी रसखान के गोस्वामी जो कि विठलनाथ जो कि इनके गुरु थे, इन्होंने ब्रजभूमि से दीक्षा ली। आता है कभी कि कहाँ रसखान जी ने जो कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली, तो ब्रजभूमि में, कंफ्यूज मत हो जाना और कर जाना। तो बाकी देखिए रसखान के शॉर्ट नोट्स। जन्म 1548, जो कि मूल नाम सैयद इब्राहिम रसखान, कृष्ण भक्त, प्रथम मुस्लिम कवि थे। रसखान की प्रमुख रचनाएं देखिए प्रेम वाटिका 1614, दान लीला अष्टयम। बाकी गोस्वामी विठलनाथ इनके गुरु थे और ब्रजभूमि इन्होंने इनसे जो कि दीक्षा ली। अब बात करते दोस्तों आप हमारी मन्नू भंडारी के बारे में। तो चलिए दोस्तों मन्नू भंडारी के बारे में करते हैं अब क्लियर। तो देखिए मन्नू भंडारी के बारे में जन्म की बात की जाए तो 1931 में, मूल नाम जो कि मन्नू भंडारी का था तो महेंद्रा कुमारी जो कि इनका मूल नाम था। बाकी इनके पति का नाम जो कि राजेंद्र यादव था। तो याद रखिए राजेंद्र यादव किसके पति का नाम था, तो मन्नू भंडारी के पति का नाम था। नाटक इनका कौन था, तो बिना दीवारों का घर इनका एक नाटक था। बाकी बात करते हैं इनका ब्याह सम्मान किसके लिए मिला, तो एक कहानी या भी आत्मकथा के लिए इन्हें 2008 में मिला, जो कि मन्नू भंडारी ने अपने जीवन का वर्णन इस कहानी में, एक कहानी या में भी आत्म सम्मान के लिए ब्याह सम्मान मिला, और इसी कहानी में इन्होंने अपने जीवन का परिचय इस कहानी में वर्णन किया था। अब बात करते हैं अब इनकी और जो इनके पति के द्वारा जो कि रचना की गई, तो 1 इंच मुस्कान रचना मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव ने, दोनों ने मिलकर, पति पत्नी ने मिलकर इन्होंने की थी। बाकी रजनी धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रसारित की। बाकी मन्नू भंडारी की बात की जाए तो दूरदर्शन पे इन्होंने कौन सी धारावाहिक प्रसारित की, तो इनकी रजनी धारावाहिक। अब बात करते हैं इनके महाभोज उपन्यास है इनका एक, इन्होंने नौकरशाही के बीच भ्रष्टाचार को उजागर किया। जो नौकरशाही होते हैं उनका कैसे जो कि उत्पीड़न किया जाता है, उसमें उन्होंने पूरा महाभोज उपन्यास किसका है, तो हमारी गोरापंत शिवानी जी का है, जो कि गोरापंत शिवानी जी मन्नू भंडारी का है, मन्नू भंडारी का महाभोज उपन्यास है। और नौकरशाही के बीच भ्रष्टाचार को इन्होंने उजागर किया। और आपका अब देखिए इनके आपका बंटी उपन्यास में इन्होंने विवाह विच्छेद में तलाकशुदा दंपति के बच्चे होते हैं उन पे कैसे प्रभाव पड़ता है उसके बारे में इन्होंने आपका बंटी उपन्यास में। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि महाभोज कहानी किसकी है, तो हमारी महाभोज कहानी है इनकी, जो कि हमारी मन्नू भंडारी जी की है। मन्नू भंडारी, आपका बंटी उपन्यास किसका है, तो हमारी मन्नू भंडारी जी का है। अब देखिए उपन्यास इनके मन्नू भंडारी जी के उपन्यास देखिए, तो उपन्यास इनके आपका बंटी 1971, महाभोज 1979, स्वामी 1 इंच मुस्कान, ये इनके उपन्यास थे। ये थे दोस्तों इनके उपन्यास, महाभोज, आपका बंटी और स्वामी 1 इंच मुस्कान। अब कहानी संग्रह की बात की जाए तो आता है कभी कि इनमें से इनकी कहानी संग्रह कोई है, तो आत्मा परमात्मा के पास न चली जाए, तो कहानी संग्रह ये है दोस्तों, तो त्रिशुंग में हार गई, आंखों देखा झूठ, एक प्लेट सैलाब यही सच है, और नायक और खलनायक, 3 निगाहों की एक तस्वीर। जो इतना जो कोमा देर के बीच में आप डिफरेंस लगा सकते हो, एक त्रिशुंक में हार गई, आंखों देखा झूठ, एक प्लेट सैलाब यही सच है, नायक खलनायक, 3 निगाहों की एक तस्वीर, जो कि मन्नू भंडारी जी की कहानी संग्रह। बाकी बात की जाए इनकी, तो फिल्म रजनीगंधा बनी है इन पे, इन्होंने फिल्म रजनीगंधा बनाई है। बाकी पटकथाएं की बात की जाए मन्नू भंडारी की, तो रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण, और अकेली कहानी का मुख्य पात्र जो कि सोमू बुआ थी। अगर आती है क्वेश्चन की मन्नू भंडारी के अकेली कहानी के मुख्य पात्र कौन था, तो सोमू बुआ जो कि इनकी अकेली कहानी के मुख्य पात्र थे। तो देखिए हमने इसमें मन्नू भंडारी को भी क्लियर कर दिया। अब एक बार रिविजन मारते, जन्म 1931 में, जन्म की बात की जाए तो 1900 हमारा इनकी जन्म की बात की जाए दोस्तों, तो देर रुकिए थोड़ा, जन्म की बात की जाए तो 1931, और बात करते हैं तो देखिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। तो जन्म की बात की जाए इनकी, तो जन्म की बात की जाए 1931, मूल नाम महेंद्रा कुमारी, पति राजेंद्र यादव, नाटक इनका बिना दीवारों का घर, ब्याज समान जो कि इनको एक कहानी या आत्मकथा के लिए मिला, जो इन्होंने अपने जीवन की कहानी लिखी, और 1 इंच मुस्कान जो कि इनके दोनों पति पत्नी रचना भंडारी और राजेंद्र यादव द्वारा जो कि दोनों द्वारा की गई। रजनी इन्होंने एक धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया। महाभोज उपन्यास में इन्होंने नौकरशाही के बीच भ्रष्टाचार को उजागर किया। बाकी बात करते हैं इनके जो कि
ये आपका बंटी उपन्यास में तलाकशुदा दंपति के बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। बाकी उपन्यास इनके आपका बंटी 1971, महाभोज 1979, स्वामी 1 इंच मुस्कान इनके जो कि उपन्यास है। बाकी कहानी संग्रह त्रिशूल में हार गई आंखों देखा झूठ, एक प्लेट सैलाब, नायक खलनायक और तीनों निगाहों की एक तस्वीर। बाकी फिल्म की बात की जाए इनकी, तो फिल्म इनकी बात की जाए तो रजनीगंधा इन पे फिल्म बनी थी। बाकी अकेली कहानी का मुख्य पात्र पूछेगा तो सोमू बुआ थी। तो देखिए मैंने आपको पूरे डाउट क्लियर करा दिए हैं। तो देखिए अब चलते हैं गोरापंत शिवानी की ओर। तो देखिए दोस्तों, गोरापंत शिवानी जो कि 8वीं कवियत्री है। जन्म की बात की जाए तो 1523 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र सम्मान 1979 को मिला। पद्मश्री इनको 1981 को मिला। बाकी बात करते हैं 1997 इन्होंने हिंदी सेवानिधि राष्ट्रीय पुरस्कार से ये सम्मानित हुई। बाकी प्रमुख उपन्यास की बात की देखिए, अब गोरापंत शिवानी के बारे में प्रमुख उपन्यास इनके 14 फेरे, गहरी नींद, अतिथि, गेंदा, मायापुरी, भैरवी, स्वयं सिद्धा, आकाश, रीति बिलाप, कालिंदी, कृष्ण बिला और केंजा जो कि गोरापंत शिवानी के जो कि प्रमुख उपन्यास थे। तो देखिए अब बात की जाए गोरापंत शिवानी की कहानियों के बारे में। झरोका, विषकन्या, अपराधीन, पुष्पहार, मिंडमाला की हंसी और देखिए लाल हवेली, सोने दे, रथ्य कथा, थरवती नाम से यात्रा, थरवती नाम से इन्होंने रथ्य कथा जो कि थरवती नाम से इन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखा। अब स्मरण की बात की जाए तो जालक, स्मृति, कलश और आत्मकथा जो कि हमारे आत्मकथा कौन सी थी इनकी, सुनतात हमारी कहानी। तो देखिए क्लियर कर दिया मैंने मनु भंडार गोरापंत शिवानी के बारे में। तो 1523 में इनका जन्म हुआ था गोरापंत शिवानी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1979 को मिला। पद्मश्री 1981 को मिला। बाकी हिंदी में सेवानिधि पुरस्कार इनको 1997 को मिला। बाकी प्रमुख उपन्यास की बात की जाए तो इनके 14 फेरे, गहरी नींद, अतिथि, गेंदा, मायापुरी, भैरवी, स्वयं सिद्धा, आकाश, रीति बिलाप, कालिंदी, कृष्ण बिला इनके प्रमुख उपन्यास है। कहानी संग्रह झरोका, बिस्कन्या, अपराधीन, पुष्पहार, मिंडमला की हसीन की और लाल हवेली, सोने देर और इनकी कहानी थी। बाकी रथ्य कथा जो कि थरवती नाम से इन्होंने एक यात्रा वृत्तांत जो कि रथ्य कथा था, तो थरवती नाम से इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा। बाकी संस्मरण कहानी, जालक, स्मृति, कलश और आत्मकथा की बात की जाए तो सुने तात हमारी कहानी जो कि गोरापंत शिवानी की थी। तो देखिए काफी मैंने बता दिया है गोरापंत शिवानी के बारे में। अब चलते हैं अपने नौवें लेखक की ओर। तो हमारा नौवां लेखक है जो कि शेखर जोशी, काफी फेमस है। कहाँ से इनका संबंध है तो उत्तराखंड से इनका संबंध है। अब देखिए शेखर जोशी के बारे में। शेखर जोशी की बात की जाए तो जन्म 1931 में इनका जन्म हुआ। 1932 में इनका जन्म हुआ। कहानी इनकी जो कि दाजू 1953 में दाजू कहानी के लिए 1953 में इनको 1953 में की इन्होंने इसकी रचना। बाकी 1987 में महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार इन्हें दाजू कहानी के लिए मिला। बाकी इनकी नई कहानी आंदोलन जो कि क्या था इनका, तो अपनी कहानियों को नाम इन्होंने नई कहानी आंदोलन दिया था। बाकी कल्पना पत्रिका, कोशी का गटवार कहानी में प्रकाशित पहल सम्मान भी मिला। जो कि कल्पना पत्रिका थी तो वह उनकी कोशी गटवार कहानी से में प्रकाशित से पहल सम्मान भी नहीं मिला। बाकी बात की जाए इनके कहानी संग्रह तो देखिए शेखर जोशी की कहानी संग्रह नौरंगी बीमार, कोशी का गटवार, हलवा, दाजू, मेरा पहाड़, बदबू, समर्पण, मेंटल, सयात्री और डांगरी वाले जो कि इनके कहानी संग्रह थे। बाकी शब्द चित्र संग्रह की बात की जाए तो एक पेड़ की याद, तो याद रखिए एक पेड़ की याद। और अन्य कहानी रचनाएं की बात की जाए जोशी जी की तो साथ के लोग, चींटी के पर, बच्चों का सपना, बिरादरी, निकेलस, गाइड और प्रतिनिधि ये देखिए ये साथ में गाइड और प्रतिनिधि, रास्ते, दौड़, मृत्यु, प्रश्नवाचक आकृतियां जो देखिए इनकी कहानी थी। बात करते हैं अब इनके बारे में थोड़ा, एक बार इनको जो कि रिविजन मार देते हैं तो आप भी बोलेंगे कि इसका रिविजन नहीं मारा। तो शेखर जोशी की बात की जाए तो इनका जन्म 1931 में, कहानी दाजू 1953 में, 1987 में पर महादेवी प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार मिला। नई कहानी आंदोलन
जो कि इनकी कहानी, अपनी कहानी को इन्होंने नई कहानी आंदोलन दिया। बाकी कल्पना पत्रिका खोशी की कटवारी कहानी में प्रकाशित की। बाकी पहल सामान भी मिला। कहानी संग्रह इनके नौरंगी बीमार, कोशिका कटवार, हलवा, दाजू, मेरा पाठ, अद्भुत समर्पण, मेंटल सयात्री, डांगरी वाले। बाकी शब्द चित्र संग्रह की बात की जाए तो एक पेड़ की याद। बाकी अन्य कहानी रचनाएं जोशी जी की तो साझी के लोग, चीटी के पर, बच्चों का सपना, बिरादरी, निकेलस, गाइड और प्रतिनिधि, रास्ते, दौड़, मृत्यु, प्रश्नवाचक आकृतियां। तो देखिए, अगर आपने लिखा नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो और आप नोट्स भी बनाइए। आपको काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो आगामी यूकेपीएससी और यूकेएसएससी, एसआई, दरोगा, आबकारी, परिवर्तन, सिपाही में आपको इधर से 2-3 नंबर मिल जाएंगे। बाकी एसआई वालों की 100 नंबर का है तो एसआई वाले के 4 से 5 क्वेश्चन जो कि कभी पर्चे से बन सकते हैं। अब हमारा लास्ट अंतिम जो कि इस वीडियो का पार्ट है, जो कि हरिशंकर परसाई। तो चलिए दोस्तों, हरिशंकर परसाई जी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में हुआ। बाकी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, व्यंग्यकार थे। वसुधा नामक पत्रिका निकाली। किसने निकाली? वसुधा नामक पत्रिका। तो हरिशंकर परसाई देशबंधु अखबार पाठकों के प्रश्न उत्तर दिया करते थे। देशबंधु अखबार में पाठकों के प्रश्न उत्तर दिया करते थे। बाकी ये देखिए, विकलांग सद्दा का दौर रचना के लिए 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्वेश्चन आता है कि विकलांग सद्दा का दौर किसका है? तो हरिशंकर परसाई जी का है। इसके लिए इन्हें क्या मिला? तो 1982 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बाकी हरिशंकर परसाई जी के कहानी संग्रह की बात की जाए तो हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, मोलाराम की जीव, टॉर्च बेचने वाले कहानी में आस्थाओं के बाजारीकरण में इन्होंने धार्मिक प्रकरणों पर प्रहार भी किया। अब देखिए, इन्होंने किस कहानी में जो कि धार्मिक आस्थाओं के प्रकरणों पर प्रचार किया? तो टॉर्च बेचने वाली कहानी में। बाकी हरिशंकर परसाई की रचनाएं देखिए अब इनकी रचनाएं। तो देखिए इनके उपन्यास, रचनाएं, उपन्यास। बाकी उपन्यास की बात की जाए तो रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, ये इनके थे उपन्यास। बाकी इनके उपन्यास या रचनाएं। बाकी व्यंग्य लेख संग्रह की बात की जाए, इनका व्यंग्य लेख विकलांग सद्दा का दौर, ठिठुरता व गणतंत्र, तिरछी रेखाएं, वैष्णव की फिसलन, जो कि इनके व्यंग्य लेख संग्रह थे। बाकी निबंध संग्रह की बात की जाए तो उनके भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे। तो देखिए, भूत के पांव पीछे, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, शिकायत मुझे भी है, सदाचार की ताबीज, अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद्र के फटे जूते और पगडंडियों का जमाना, जो कि इनकी निबंध संग्रह थी। आप देखिए, एक बार रिविजन मार देते हैं हरिशंकर परसाई जी को। तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1922, हरिशंकर परसाई जी का जन्म की बात की जाए तो 1922 में हुआ। बाकी इन्होंने वसुधा एक पत्रिका निकाली। देशबांधव पत्रों से 1900 विकलांग सद्दा के दौर के लिए साहित्य अकादमी 1982 में उन्हें पुरस्कार मिला गया। कहानी संग्रह इनके हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फरे, मोलाराम की जीव, टॉर्च बेचने वाले कहानी में इन्होंने आस्थाओं के बाजारीकरण में धार्मिक प्रकरणों पर प्रहार किया गया। हरिशंकर परसाई की उपन्यास की बात की जाए तो रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, व्यंग्य लेख इनका विकलांग सद्दा का दौर, ठिठुरता व गिरतन, तिरछी रेखाएं, वैष्णव की फिसलन। और निबंध संग्रह की बात की जाए तो भूत के पांव पीछे, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, शिकायत मुझे भी है, सदाचार की ताबीज, अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद्र के फटे जूते और पगडंडियों का जमाना। तो दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, जो कि आपका एसआई, दरोगा, यूकेपीएससी और यूकेएसएससी के एग्जाम के लिए कभी पर्चे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई को नया आयाम देते रहिए।